गुड मॉर्निंग। आज अब लेसन 12 चैप्टर 12 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसके विषय में बताएंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट is a statement prepared on a particular date reconciling the bank balance in the cash book with the balance as per passbook मतलब बैंक स्टेटमेंट, showing the reason or causes of the difference between two। इन दोनों के जो डिफरेंस है किस कारण से, उनके दोनों को उसमें शो किया जाता है। एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिसे हम कहेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों डिफर होते हैं। एक दिन में सेम बैलेंस नहीं आते, तो उसको क्यों डिफर और क्या कारण से डिफरेंस है, उन कारण को स्टेटमेंट में शो किया जाता है। अब रीज़न या कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो आपने इशू कर दिया तो कैश बुक से तो पैसा आपने कम कर लिया, परंतु बैंक से कम नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट में। तो एक कारण ये होगा बैलेंस, दोनों के बैलेंस के डिफरेंस होने के। दूसरा क्या कारण हो सकता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक तो डिपॉजिट किया परंतु वो क्लियर नहीं हुई। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया परंतु आपने कैश बुक में नहीं लिखा, तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है बैलेंसेस में। इसी तरीके से इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, जैसे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये भी एक कारण हो सकता है डिफरेंसेस के। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया आपके बिहाफ में इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो उसकी वजह से भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, जैसे बैंक को आपने अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट फला डेट को कर देना, तो बैंक उसी डेट को आपके इंश्योरेंस का पेमेंट कर देता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है डिफरेंसेस के। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर ने आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जमा करा दिया और आपको पता ही नहीं, तो एक कारण ये भी हो सकता है डिफरेंस के। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से पहले आपने कोई बिल डिस्काउंट करा लिया और ड्यू डेट में वो डिसऑनर हो जाए, पैसा ना मिले उसको बैंक को, तो एक कारण ये भी हो सकते हैं। तो ये काजेज होते हैं डिफरेंसेस के, जिसके कारण से बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों टैली नहीं हो पाते हैं। और इसी को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। वो एक पर्टिकुलर डेट को, किसी भी डेट को आप वीकली भी बना सकते हो, पर डे भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, जैसे भी वो बनाया जाता है। टू रिकंसाइल दी बैलेंसेज एज पर कैश बुक एंड बैलेंसेज एज पर पासबुक, दोनों को कोई एक बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, दूसरे बैलेंस को निकालना होता है और काजेज क्यों हैं डिफरेंसेस के वो स्टेटमेंट में शो किया जाता है। तो एक सरल तरीका आप लोगों को बता देते हैं। एक फॉर्मेट बना लीजिए, हम एक समरी बना के आपके सामने पुट कर रहे हैं। इस समरी से कैसे करेंगे, तो पहले आउट डिफरेंसेस काजेस क्या होते हैं। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में कोई बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया, तो एक कार्य डिफरेंस के भी हो जाता है। या इसके अलावा कोई गलती हो गई हो, एनी एरर कमिटेड बाय द बैंक या बाय द कैशियर, ये कैश बुक में गलती हो गई हो या बैंक बुक में कोई गलती, इसके एरर कोई कारण हो गया हो, तो डिफरेंस हो जाता है। अब दो तरीके के बैलेंसेस होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज मीन्स फेवरेबल बैलेंस। इसको क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये फेवरेबल बैलेंस होते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अनफेवरेबल बैलेंस, जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का जो है और डेबिट बैलेंस पासबुक का जो होता है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होते हैं, जिसे कहा जाता है अनफेवरेबल बैलेंस। अब इनके इफेक्ट को बैंक रिकंसिलेशन ट्रांजेक्शन, जब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे
को इफेक्ट को कैसे शो करेंगे। तो एक एट ए ग्लांस हम एक आपको समरी दे रहे हैं। देखिए, पर्टिकुलर बनाएंगे और अमाउंट का कॉलम रहेगा, दो ही कॉलम बनेंगे। हम 4 तरीके के बैलेंस बताए आपको, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या पासबुक। कोई एक बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लेते हैं। तो कैश बुक बैलेंस, अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपका नॉर्मल बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस जिसे कहते हैं नॉर्मल बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस को कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो जो नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक में करते हैं वही काम जो काम नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में करेंगे, मतलब डेबिट बैलेंस कैश बुक में होता है, वही काम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में किया जाता है। और जो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ओवरड्राफ्ट में होता है, और वही क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के भी ओवरड्राफ्ट में किया जाता है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दैट इज ए नॉर्मल बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज एम नॉर्मल बैलेंस। तो कहने का मतलब जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में करेंगे उसका जस्ट उल्टा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में होगा, और जो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में करेंगे उसका जस्ट उल्टा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग फॉर्मेट बना लीजिए। स्टार्टिंग बैलेंस आपका, स्टार्टिंग बैलेंस पहला कैश बुक है, पहला कह रहा है नॉर्मल बैलेंस दैट इज डेबिट बैलेंस, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, या क्रेडिट बैलेंस दिया हो जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो, या पासबुक का बैलेंस दिया हो, नॉर्मल बैलेंस हो सकता है, या एम नॉर्मल हो सकता है, मतलब ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो नॉर्मल बैलेंस पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट होता है, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का डेबिट होता है। तो कहने का मतलब जो कैश बुक के फेवरेबल में करते हैं, बैलेंस में करते हैं, वही काम पासबुक के अनफेवरेबल में किया जाता है। तो कैसे लिखेंगे, हम एक बता रहे हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इस अमाउंट को उसमें जोड़ दिया जाएगा। चेक इशूड, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड। बैंक में चेक जमा कर दिया और वो कलेक्ट नहीं हुई, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम नॉर्मल बैलेंस से माइनस कर देंगे। हमने आपको बताया जो काम हम नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक में करते हैं उसका जस्ट उल्टा एम नॉर्मल बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक पे करेंगे। अनफेवरेबल बैलेंस किसे कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो हम पहले कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस का बता रहे हैं, एक का बता देते हैं, उसका जस्ट उल्टा अनफेवरेबल में होगा, और जो अनफेवरेबल में होता है कैश बुक के वही काम पासबुक के फेवरेबल में किया जाता है, और जो कैश बुक के फेवरेबल में होता है वही काम पासबुक के अनफेवरेबल में किया जाता है। इसलिए एक बैलेंस का हम आपको बता देते हैं कैसे किया जाएगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में ऐड कर देंगे। और चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ये नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में माइनस कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया परंतु कैश बुक में आपने इंटर नहीं किया, तो इस ट्रांजेक्शन को नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में प्लस कर दिया जाएगा। बैंक चार्जेस नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में बैंक चार्जेस को इंटर ही नहीं किया आपने, तो इसको नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में से माइनस कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, तो कैश बुक के नॉर्मल बैलेंस में इसको प्लस कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बैंक नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जिसको कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तो इस ट्रांजैक्शन को नॉर्मल बैलेंस कैश बुक से माइनस कर देंगे। डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय द बैंक नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, डायरेक्ट कलेक्शन बैंक ने कर लिया जिससे कैश बुक में एंट्री नहीं की गई, ऐसे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो नॉर्मल बैलेंस कैश बुक में ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, चेक इशूड एंड पेमेंट रिसीव बाय द क्रेडिटर बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, चेक आपने इशू कर दिए
और कस्टमर ने पैसा भी ले लिया उसको, परंतु उसकी एंट्री, क्रेडिटर ने पैसा भी ले लिया परंतु उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो होंगे वो कैश बुक के नॉर्मल बैलेंस से माइनस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन द कैश बुक। चेक तो पे कर दिया बैंक को परंतु कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो ऐसे जो केसेस होंगे वो नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक में हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ चेक एंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर बैंक से कोई चेक या बिल डिस्काउंट कराया और डिसऑनर हो गया तो नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसमें से उस वैल्यू को माइनस करेंगे। इसी तरीके चेक इंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। कैश बुक में तो चेक एंट्री कर ली परंतु बैंक में भेजा ही नहीं, तो इस ऐसे भी ट्रांजेक्शन को नॉर्मल बैलेंस कैश बुक से माइनस कर देंगे। तो जो काम हम नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक में करते हैं उसका जस्ट उल्टा अपोजिट काम करते हैं एम नॉर्मल बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक में करते हैं उसी काम को हम फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में करते हैं। तो डायरेक्ट आप ये समझ लीजिए कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में सेम वर्क होता है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में सेम काम किया जाता है। अब कैसे रिकन्सिलिएशन हम करते हैं ये हम एक क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं। Around 31st March 2019, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड द डेबिट बैलेंस 49,000। तो इस क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दे रहा है और बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोज द क्रेडिट बैलेंस 37,400 और पासबुक में बैलेंस शो हो रहा है 33,400, दोनों में बैलेंस में डिफरेंस है। एंट्री इन द कैश बुक एंड पासबुक आर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर आइडेंटिफाइड। दोनों की एंट्रियों को कंपेयर किया और ये डिफरेंसेस निकले। पहला क्या कह रहा है, चेक ऑफ श्याम ₹9,000 एंड ऑफ मदन ₹15,000 वेयर डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 19। ये दो चेक बैंक में जमा किए जो कि कलेक्ट नहीं हुई, तो हमने ऊपर क्या लिखाया था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड होगा तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके से। तो ऊपर लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट डालेंगे, पर्टिकुलर, फिर डिटेल अमाउंट और लास्ट में अमाउंट, दो कॉलम बनाएंगे। ठीक, बैलेंस सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आपको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे कितना दिया 49,000। अब लिखेंगे ऐड, फिर 4-5 लाइनें छोड़ देंगे और लिखेंगे लेस। तो किस चीज़ को ऐड करना, किस चीज़ को लेस करना है, ये हमने ऊपर आपको एक समरी बना के दिया है, उसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से याद कर लीजिएगा या समझ जाइए तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो पहला कह रहा है चेक, पहला ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ श्याम 9,000 और मदन 15,000 वेयर डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये बैंक में जमा किया परंतु कलेक्ट नहीं हुआ। तो जब कलेक्ट नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, बैंक में पैसा आया नहीं तो कैश बुक से इसे माइनस करेंगे, तो इसको लेस में लिखेंगे। सेंटेंस लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इनर साइड में लिख देंगे श्याम 9,000 और मदन 15,000 डिटेल कॉलम में, और दोनों जो ठीक। फिर कह रहा रमेश ए डेटर्स डिपॉजिट ए चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। रमेश एक डेटर थे जो बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया, तो आप कैश बुक में भी जमा करिए, तो इसको ऐड कर दोगे, लिखेंगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8,000, ये ऐड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय रमेश 8,000 ऐड हो गया, ऐड के कॉलम में गया। इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट कह रहा है बैंक हैज़ क्रेडिट 500 एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट इनकर्ड इन द कैश बुक। तो लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये भी ऐड हो जाएगा 500। फिर नेक्स्ट कह रहा है चेक ऑफ ₹10,000 इशू टू राधेश्याम
was not presented for payment, तो चेक issued but not presented for payment, ये भी ऐड कर देंगे। चेक issued but not presented for payment, ये ऐड हो गया। फिर कह रहा बैंक डेबिटेड द अमाउंट 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर में पे किया तो ये माइनस कर देंगे, तो लेस करके लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, ये लेस कॉलम में लिखेंगे। फिर बैंक डेबिटेड द अमाउंट 100 बीइंग द बैंक चार्जेस का डेबिट किया है तो इसको भी लेस कर देंगे, लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब डिटेल कॉलम में लिख लिया तो ऐड वाले जितने अमाउंट हैं सबको जोड़ के बाहर लिखेंगे और 49,000 तो दिए उसमें उस वैल्यू को जोड़ लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसमें से लेस वाले की डिटेल जो लिखी है आपने उसका सब टोटल करके बाहर लिखेंगे और घटा देंगे। तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट फेवरेबल ही निकलेगा, वो 37,400 जो ऊपर दिया उससे टैली कर जाएगा। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। करा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 19। तो आप फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर एक कॉलम डिटेल का और फिर एक कॉलम अमाउंट का। तो डिटेल में सारी चीज़ें लिख लेते हैं, फिर टोटल जितनी ऐड वाली है और जो लेस वाली लेस में लिख लेते हैं और फिर उसका टोटल करके तब बाहर लेते हैं। तो पहला कह रहा है चेक फ्रॉम मोरारजी रुपीज़ 2500, दिनकर रुपीज़ 3,000, बलराम रुपीज़ 2,400, 2,400 वेयर डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन 31 मार्च बट वेयर क्रेडिटेड इन द बैंक इन अप्रैल। हम रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं मार्च का और अप्रैल में प्रेजेंट हो रही, इसके मतलब मार्च में नहीं प्रेजेंट हो रही। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, तीनों चेक की वैल्यू डिटेल में लिख लेंगे ऐड में और लेस में, दो कॉलम बनाएंगे। ये इस तरीके से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है वो लिख दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000 डेबिट बैलेंस अमाउंट कॉलम में, फिर ऐड लिखा 4-5 लाइनें छोड़ दिया, फिर लेस लिखा 4-5 लाइनें। अब सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, जो चीज़ ऐड में करनी है उसको ऐड में लिखेंगे और जो लेस में लिखनी है उसको लेस में लिखेंगे। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो किन किन चेक डिपॉजिट किया नहीं क्लियर हुई, ये पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है चेक ऑफ रुपीज मोरारजी दिनकर बलराम वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक वेयर क्रेडिटेड इन अप्रैल, इसका मतलब मार्च में नहीं हुआ तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये लेस कॉलम में चला गया 2,500, 3,000 और 2,400। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है चेक इशूड टू एम खेर 3,000, नटवरलाल 5,000, ध्यान भाई 3,000 इन मार्च एंड वेयर प्रेजेंटेड इन पेमेंट फॉर अप्रैल, इसके मतलब मार्च में नहीं प्रेजेंट हुआ तो लिखेंगे सेंटेंस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड कॉलम में लिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे, नाम लिखेंगे पार्टी का, अंदर चेक की वैल्यू और बाहर वैल्यू लिख ली कितनी हुई। फिर कह रहा थर्ड ट्रांजेक्शन ए चेक फॉर ₹1,000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर was entered in the bank column of cash book in March 2000 but not deposit, मतलब कैश बुक में तो लिख लिया पर तो डिपॉजिट नहीं किया तो इसको लेस कर देंगे। तो लेस कॉलम में इस तरीके से लेस में लिखेंगे, नीचे चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट, ये लेस में लिख दिया। फिर कह रहा बैंक स्टेटमेंट शोज ए क्रेडिट 2,500 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट 500 फॉर बैंक चार्जेस, तो जो बैंक चार्जेस डेबिट किया ये तो लेस हो जाएगा और जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया वो ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2,500 ऐड कॉलम में लिखें और लेस कॉलम में बैंक चार्जेस बाय बैंक वो अमाउंट लिख दिया। अब सारे ऐड का टोटल करके बाहर लिखा तो आएगा 13,500, तो 1,80,000 में 13,500 जोड़ दिया तो आ गया 1,93,500। इसमें से लेस वाले आइटम जो डिटेल में लिखे हैं आपने उसको जोड़ के बाहर लिखा और घटा दिया। जो आंसर निकलेगा
उसको कहेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है।